दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है दोस्तों हमारा 21वां दिन, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं प्रमुख आर्द्र भूमियों के बारे में और जो हमारा भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आया था उस रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि आपकी परीक्षा में इस वाले टॉपिक से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोग रेगुलर एग्जाम देते हैं तो आपको पता होगा कि टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं, कहां पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन है, या आपसे पूछ दिया कि सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाले राज्य किन्होंने अपने जंगल में अपने वनों में वृद्धि किया है, सर्वाधिक वृद्धि दर्ज किया है, उन राज्यों का नाम आपसे पूछ लिया जाता है। या फिर आपसे जो है पूछ लिया गया कि सर्वाधिक वनावरण कहां पर है, यह एक अलग सेगमेंट बन जाता है। ठीक है, तो आपसे इस तरह के प्रश्न, इसके अलावा दोस्तों टाइगर रिजर्व जो है उनसे भी संबंधित प्रश्न आज मैं बहुत सारे इंक्लूड किया हूं यहां पर, और उससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्द्र भूमियों के बारे में। जी हां दोस्तों, आर्द्र भूमि, रामसर आर्द्र भूमि का नाम सुना होगा। भारत में जितने भी वेटलैंड हैं उनकी सूची आपको दिखाऊंगा और एक एक सूची के बारे में भी चर्चा करूंगा। ठीक है, शायद आपको ना पता होगा, क्योंकि आप अगर लास्ट टाइम की बात करेंगे तो 27 ऐसे वेटलैंड थे, ठीक है, जो कि सूची में शामिल थे, जो भारत में थे। ठीक है, लेकिन बाद में तेजी से उनकी संख्या में वृद्धि हुई। अगर बात कर दें केवल और केवल 2020 की, तो 2020 में 14 नए वेटलैंड जो है भारत में जोड़े गए। तो 37 से बढ़कर के इनकी संख्या 27 से बढ़कर के पहले 10 बढ़ा, 37 हुआ, फिर 2 और बढ़ा, फिर 2 और बढ़ा, इस तरह से कुल 14 बढ़े। तो 27 + 14 यानी कुल 41 हो चुके हैं। उन 41 की सूची भी आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सा रामसर भूमि किस जगह पर विद्यमान है। तो काफी अच्छा यह टॉपिक होगा और इससे आप जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास मत करिए, क्योंकि इसका जो है पीडीएफ का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास स्टडी 91 का एप्लीकेशन है तो उस एप्लीकेशन में दोस्तों करंट अफेयर का एक सेगमेंट होगा। करंट अफेयर में जब क्लिक करेंगे तो वहां पर प्रीलिम फैक्ट का एक कॉलम होगा, वहां पर आपको ये सारे वीडियोस के पीडीएफ जो है मिल जाएंगे। पूरे के पूरे 21 दिन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही YouTube का एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर सभी विषय को चैप्टर वाइज डिटेल से पढ़ाया गया। देखिए, हो सकता हो कि इससे ज्यादा वीडियोज वाले चैनल हों, ठीक है, लेकिन अगर बात करूं कि सभी विषय को डिटेल से किसने पढ़ाया, कौन सा ऐसा चैनल है जहां पर सभी विषय के लिए आपको जो है डिटेल से चीजें मिल जाएंगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन है, स्टडी 91। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी इसके बारे में बताएं। ठीक है, अपने टॉपिक की शुरुआत करूंगा दोस्तों रामसर साइटों से, क्योंकि रामसर साइट्स आपके परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। और ये वीडियो क्योंकि बाद में भी प्ले होने वाला, तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मैं बात कर रहा हूं टिल दिसंबर तक, यानी दिसंबर महीने तक जो अपडेट है, दिसंबर 2020 तक का ये अपडेटेड लिस्ट है। ठीक है, अगर बाद में और भी रामसर साइटें आती तो आप उनको उसी तरीके से ऐड करते चलिएगा। देखिए, लिख रहा है दोस्तों यहां पर कि रामसर सम्मेलन जो है ये नम भूमियों के संरक्षण के लिए ये रामसर सम्मेलन किया गया था। नम भूमि का मतलब क्या है दोस्तों? नम भूमि का मतलब होता है, देखिए इंग्लिश में इसको वेटलैंड कहा जाता है। आपको मैं बता दूं, आप इसको नम भूमि न समझ के झील मान लीजिए, या फिर आप इसको हिंदी में दलदली भूमि कह लीजिए, या फिर ऐसी भूमि का नाम दे दीजिए जहां पर थोड़े बहुत जल पाए जाते हो, या वहां पर जो भूमि है वो लगातार कई वर्षों तक जो जल से भरा पड़ा हो। ऐसे स्थानों को वेटलैंड के तहत रखा जाता है। तो लिखा है रामसर सम्मेलन में नम भूमियों के संरक्षण के लिए, किसके लिए? नम भूमि के संरक्षण के लिए विश्व स्तरीय प्रयास किया गया है। क्यों? अच्छा, आपको पता है दोस्तों कि भारत में शहरीकरण बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है कि लोग गांव को छोड़ करके शहर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जब लोग शहर की तरफ आएंगे तो शहर का आकार क्या होगा? बड़ा होगा। जब शहर का आकार बड़ा होगा तो आसपास के जो जंगल होंगे उनको काटा जाएगा, आसपास की जो नम भूमियां होंगी उनको शहरों में शामिल कर लिया जाएगा, और इस तरह से नम भूमियों का अस्तित्व धीरे धीरे क्या हो रहा है? समाप्त होता नजर आ रहा है। ठीक है, तो लिख रहा है दोस्तों, बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण विश्व भर में झीलों को अनेक प्रकार की क्षति पहुंची है। आप दोस्तों, ये तो छोटी छोटी झीलों की बात कर रहा हूं, अगर आप बड़ी बड़ी झीलों की बात कर देना तो काफी बड़ी बड़ी अरल सागर झील देखिए आप जाकर के, धीरे धीरे आप विश्व की कोई भी झील उठा के देख लो, आप कैस्पियन सागर या कैरिबियन सागर कुछ भी उठा के देख लो, इनके आकार में कमी आई है, धीरे धीरे इनके आकार में कमी आई। कई सारी झीलें ऐसे भी हैं जो पिछले 100 वर्षों में आज ये हालत है कि 90% हिस्सा गायब हो चुका है, केवल 10% हिस्सा बचा हुआ है।
कई ऐसी झीलें हैं विद्यमान। ठीक है, ये तो हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। तो लिख रहा है दोस्तों, इसी कारण से सभी देशों में झीलों का पुनरुद्धार किया जाना और उनकी जल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए जो सघन प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, और इसका एक और भी कारण है कि अगर हम सघन प्रयास करेंगे तो इसके माध्यम से हम उन झीलों को बचा सकते हैं। ठीक है, और बचाने के लिए ही यहां पर क्या किया गया, रामसर सम्मेलन के तहत रामसर साइटों में ले जाकर के झीलों को अटैच कर दिया जाता है। उससे क्या होता है कि फिर झीलें सरकार के निगरानी में आ जाते हैं और उनका संरक्षण किया जाता है। देखिए यहां पर लिख भी रहा है कि जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी एक व्यापक कानून बनाया गया है जो इस रामसर सम्मेलन के तहत लाया गया है और इसी के साथ विश्व स्तर पर संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। 1971 में सबसे पहले रामसर कन्वेंशन में जो है भागीदारी लिया था बहुत सारे देशों ने और आगे चल के दोस्तों रामसर सम्मेलन में शामिल होने के बाद भारत 1984 से लगातार जो है प्रयास कर रहा है। ठीक है, देखिए लिख रहा है कि भारत की बात करें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जो उड़ीसा की चिल्का झील है सबसे पहले उसको इस साइट में अटैच किया गया। ठीक है, वही लिख रहा है यहां पर कि चिल्का झील के पुनरुद्धार के लिए देश को रामसर संरक्षण अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल में एक झील है जिसका नाम है राजा भोज के नाम पर पड़ा है, राजा भोज। ठीक है, राजा भोज झील, तो याद रखें दोस्तों उसको भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है सराहना मिला है क्योंकि यहां पर भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। झीलों तथा नम भूमि के संरक्षण के लिए सबसे पहले 1984 में इस प्रकार का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके बाद के 2 वर्षों के अंतराल में विश्व के विभिन्न भागों में इसके सम्मेलन निरंतर होते हुए चले आ रहे हैं। हर 2 सालों पर इसका सम्मेलन होता रहता है जो वैज्ञानिक सोच के साथ साथ विकासशील देशों को भी झीलों और नम भूमि के रखरखाव के उपाय सुझाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों विकसित देश तो इस चीज को फॉलो कर ही रहे हैं, धीरे धीरे इन चीजों को विकासशील देशों की तरफ लाया जा रहा है ताकि विकासशील देश जैसे भारत जैसे देशों में भी झीलों को बचाया जा सके या जो हमारे यहाँ वेटलैंड है उनको बचाया जा सके। दोस्तों आप सोच रहे होंगे इनको बचाने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या है। जिस प्रकार से व्यक्ति का जीवन बहुत विशेष होता है उसी तरह से एक एक पशु पक्षी का जीवन भी हमारे लिए मायने रखता है। दोस्तों झीलों में बहुत सारी जीव जंतुओं की प्रजातियां निवास करती हैं। अगर झील एक दिन समाप्त हो जाएंगे तो उसके अंदर रहने वाले जो जीव हैं उनके जीवन भी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और यही एक रीजन है कि हमें इन जैसे चीजों पर भी ध्यान देना पड़ रहा है या जो भी संकटापन्न प्राणी हैं, जो संकटाग्रस्त जीव जंतु हैं उनको बचाया जा रहा है, झीलों को बचाया जा रहा है, नदियों को बचाया जा रहा है, प्रदूषण को रोका जा रहा है ताकि सभी के जीवन को एक मायने दिया जाए। ठीक है, उन्होंने आशा प्रकट की कि सम्मेलन में आगे आने वाले सुझावों को देते रहेंगे और लगातार एक नई दिशा भी प्रदान करते रहेंगे। ठीक है, पूरे दुनिया भर में दोस्तों अगर बात करें कि कितना रामसर साइट हैं तो रामसर साइटों की संख्या पूरे दुनिया भर में 2350 से ज्यादा है। ठीक है, 2300 से अधिक पर रामसर साइट है। लेकिन उसमें से अगर मैं बात करूं भारत में तो भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या इस समय कितनी है, 41 है। कहां पर है दोस्तों, ये इंडिया की बात कर रहा हूं। भारत में अभी रामसर साइट कितने हैं, 41 हैं। एक एक के बारे में बताऊं। ठीक है, अगर इन 2300 की बात करें दोस्तों तो 21 करोड़ वर्ग किलोमीटर में पूरे दुनिया भर में 21 करोड़ वर्ग किलोमीटर में यह पूरा का पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। अगर 2019 से पहले की बात किया जाए, बिफोर 2019, ठीक है, तो भारत में कुल जो रामसर क्षेत्र थे वो केवल कितने थे, केवल 26 थे। कितने थे, 26। 2019 में दोस्तों सुंदरवन का जो डेल्टा है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, जहां पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है, जहां पे बंगाल टाइगर का नाम आपने सुना होगा, इस वाले क्षेत्र को भी इस रामसर साइट में लाके ऐड कर दिया गया। इस प्रकार 2019 से पहले 26 थे लेकिन 2019 में इनकी कुल संख्या 27 हो चुकी थी। कितनी हो गई थी, 27 हो चुकी थी। बाद में दोस्तों इसको और ज्यादा विस्तारित किया गया। वर्ष 2020 में ध्यान देंगे, वर्ष 2020 में 10 जनवरी महीने में दोस्तों 10 और साइटों को ऐड किया गया। इन 10 में एक आपका पंजाब में था, सॉरी एक आपका महाराष्ट्र में था, 3 आपका पंजाब में था और 6 आपके उत्तर प्रदेश में थे। तो 6 3 9 1 10, ठीक है, ये 10 साइट लाकर के जनवरी 2020 में ऐड किया गया। फिर से अक्टूबर में लाकर के दोस्तों क्या किया गया, 2 और साइटों को ऐड किया गया और लास्ट में लाकर के 2 और साइटों को ऐड कर दिया गया। इस प्रकार अगर केवल 2020 की बात करें तो यहां पर कुल 14 स्थानों को नए तरीके से ऐड किया गया। तो जो पहले संख्या 27 थी अब वो बढ़कर के 27 धन 14 बराबर कितना हो गया, 41। कितना हो गया, 41। ठीक है, तो याद रखेगा इनकी कुल संख्या अब 41 हो गई है। दोस्तों लास्ट टाइम महाराष्ट्र में 1 था, महाराष्ट्र राज्य में, पंजाब में 3 था। मैंने आपको बताया भी था कि पंजाब में कैसे 3 है, तो प जा ब, पंजाब में देखिए 3 अक्षर यहां पे लिखा हुआ, तो याद रखेगा 3, ऐसे मैंने याद किया है। और उत्तर प्रदेश में 6, ठीक है, और महाराष्ट्र में 1, ठीक है, तो याद रखेगा कुल 10 वेटलैंड जो है सबसे पहले 2020 में ऐड किए गए थे।
अभी वेटलैंडों के बारे में बताने से पहले मैं चाहूंगा कि पहले जो 26 थे उनको एक बार बता दूं, 27वां एक बार बता दूं, फिर उसके बाद 10 एक साथ बताऊं, फिर लास्ट में 2 और लास्ट में 2 कैसे ऐड किए गए उन पूरे के बारे में चर्चा किया जाता है। कभी कभी परीक्षा में ऐसे भी पूछ देता है। दोस्तों भारत में सबसे पहले की बात करूं, अवार्ड तो दिया गया था आपके चिल्का झील को, सबसे पहले भारत में अवार्ड दिया गया अगर किसी झील को तो उस झील को चिल्का झील के लिए दिया गया, क्योंकि वहां पर भारत ने बहुत अच्छा काम किया था। कोलेरू झील है दोस्तों आंध्र प्रदेश में, इसी बहाने आपको झील भी याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं चर्चा कर रहा हूं वेटलैंड की, तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक लेके चल रहा है। ये आपका स्टैटिक पोर्शन भी कवर कराएगा, ठीक है, याद रखेगा, ये आपका स्टैटिक पोर्शन भी कवर कराएगा, क्योंकि स्टैटिक में दोस्तों अगर मैं बात कर दूं झीलों की तो एक बार झील वाला टॉपिक आपको पढ़ाया गया होगा, लेकिन फिर से एक बार झील वाले टॉपिक क्या होगा आपको रिवाइज करने का मौका यहां पर मिल रहा है। थोड़ी बहुत नहीं, कुल 41 झीलों के बारे में बताने जा रहा हूं। कितना? 41। कितना? याद रखें दोस्तों, कुल 41 झीलों के बारे में आज हम चर्चा करने चल रहे हैं, इन पर चर्चा करने चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर 41 भूमि में सबसे पहली बात करें कोलेरू झील, कोलेरू झील कहां पर दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। कोलेरू कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में, ये तो बहुत पुराना है, ठीक है, और आप अक्सर करके पढ़ते भी होंगे इसके बारे में। दूसरा है गहरा बिल, ठीक है, या आपने दीपोर बिल का नाम सुना होगा, दीपोर बिल का, ठीक है, दीपोर बिल वो भी असम में है। गहरा बिल याद रखेगा, बिल वर्ड कहीं आ जाता तो असम में हो जाएगा। असम में दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क भी है और मानस अभ्यारण्य भी वहीं पे है, ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा। नल सरोवर, नाल सरोवर नहीं दोस्तों, ये नल सरोवर करिएगा, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये आपके गुजरात में, ठीक है। नल सरोवर कहां पर है? गुजरात में। और गुजरात वैसे भी क्या है? समुद्र तटीय एरिया है, जिसका सीमा सबसे ज्यादा लंबी सीमा रेखा है जो समुद्र से मिलती है, ठीक है। समुद्री सीमा सबसे लंबी किस राज्य की है? गुजरात की। तो पानी भी कहां पे? गुजरात में। तो नल सरोवर कहां पर? गुजरात में। चंदेर टल वेटलैंड कहां दोस्तों? ये आपके हिमाचल प्रदेश में, चंदेर टल वेटलैंड। पोंग बांध झील, वैसे भी पोंग बांध तो दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश में ही है। रेणुका वेटलैंड भी आपके हिमाचल प्रदेश में है। होकेरा वेटलैंड दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में। अगर ये सब परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताइए कितने लोग हैं जो इसको बता ले जाएंगे? कंफ्यूजन तो होगा ना, लेकिन आपको नहीं होना कंफ्यूज। याद रखेगा, होकेरा वेटलैंड कहां है? जम्मू कश्मीर में है। रेणुका कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद चंदेर टल जो है ये कहां पर? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। सूरीसार मानसर झील, मानसर झील कहां पर है दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। सो मोरीरी झील कहां है दोस्तों? ये भी जम्मू कश्मीर में। अब लद्दाख अलग हो चुका है तो लद्दाख में है, ठीक है। वुलर झील कहां पर दोस्तों? ये भी आपके जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों ये तो अभी 10 वेटलैंड रहे, आगे के वेटलैंड भी आप जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं अष्टमुनाई, अष्टमुड़ी कहां पर दोस्तों? ये केरल में है, ठीक है। संस्थम कोट्टा झील ये भी केरल में है। बेम्बानाथ कोल कहां? ये भी केरल में है। भोज, नाम से ही लग रहा है कि राजा भोज यानी भोपाल वाला हो गया। लोकटक होता है, यहां पे याद रखेगा दोस्तों, लोकटक झील ये मणिपुर में है, ठीक है। लोकटक झील ये कहां पर है? मणिपुर में है, ठीक है। सबसे ऊंची झील है लोकटक झील भारत की। भीतरकनिका नेशनल पार्क दोस्तों ये उड़ीसा में है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। वहीं पर भीतरकनिका मैग्रो भी है। मैग्रो वनों का नाम सुना होगा, भी वेटलैंड के अंतर्गत आ जाते हैं, उड़ीसा में है, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। इसके बाद चिल्का झील, चिलिका नहीं होता दोस्तों, क्या होता है? चिल्का होता है। क्या होता है? चिल्का झील, ठीक है। चिल्का झील भी उड़ीसा में है। हरिके बैराज का नाम सुना होगा, वो भी आपका पंजाब में है, हरिके बैराज। दोस्तों ये सब वेटलैंड के रूप में शामिल किए गए। कंजली झील दोस्तों पंजाब में है। रोपड़ तो वैसे भी पंजाब में है, ठीक है, ये सिंधु सभ्यता वाला स्थल है रोपड़, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। ये 20 हो गए। सांभर झील ये राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है। पॉइंट कैलीमेरे वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है। रुद्र सागर ये त्रिपुरा में है। ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से लेकर नरौरा खिंचाव तक ये उत्तर प्रदेश में है। अभी तक उत्तर प्रदेश में आपको ये पहला मिला है, ठीक है। उसके बाद पूर्व कलकत्ता वेटलैंड पश्चिम बंगाल में हो गया और सुंदरवन का डेल्टा ये लास्ट में 2019 में ऐड किया गया, ठीक है, 2019 में इसको ऐड किया गया था, ठीक है। तो याद रखेगा ये आपका हो गया 27वें नंबर का। ये टोटल 27 2019 तक अभी चल रहे थे। अभी क्या हो रहे थे? ये चल रहे थे। अब आगे चल के दोस्तों और भी संख्या ऐड कर दी गई, 10 जो ऐड किए गए उनके बारे में सुन लीजिए। 10 में से आपका एक ही था जो महाराष्ट्र में ऐड किया गया था। तो महाराष्ट्र में था नंदूर मधमेश्वर। क्या नाम था? नंदूर मधमेश्वर। एक महाराष्ट्र, देखिए 2020 में 2 महाराष्ट्र में झीलें ऐड की गई हैं रामसर साइट के तहत। एक तो आपका नंदूर वाला है, इसको जनवरी में ऐड किया गया। लास्ट में लोकटक झील है, सॉरी लोकटक कर रहा हूं, लोनार झील है, ठीक है। बुल्ढाना की लोनार झील सुना होगा दोस्तों। कुछ समय पहले, अभी जब कोरोना काल चल रहा था, इसी में लोनार झील एक बार चर्चा में भी आई थी कि वहां उसका लोनार झील का जो रंग था वो गुलाबी
गुलाबी रंग हो गया था, ठीक है। तो उसके पीछे बड़ा राजकाज था, ठीक है। बाद में पता चला कि एक स्पेशल जो है वजह से जो है उसका रंग ऐसा हुआ था, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, ये नासिक में है, नासिक में त्र्यंबकेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग भी है, फिलहाल इसको याद रखेगा। इसके बाद दोस्तों 3 स्थान पंजाब के थे, वो 3 कौन कौन से थे? एक केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व है, ठीक है, समुदाय रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, ये ब्यास संरक्षण रिजर्व है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हरिके वगैरह हो चुका है, ठीक है। एक नांगल वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है, भाखड़ा नांगल वाला सुने ना, नांगल, तो याद रखेगा एक नांगल है, ये रूपनगर पंजाब में है। तो ये आपके 3 पंजाब में हो गए, एक महाराष्ट्र में हो गया और 3 कहां पर हो गए दोस्तों? ये आपके पंजाब में हो गए। ये सब मैं बता रहा हूं दोस्तों जिनको जनवरी 2020 में ला करके ऐड किया गया था, ठीक है। इसके बाद बाकी के 6 के 6 स्थान कहां पर थे? उत्तर प्रदेश में थे। इसके पहले की बात करूं, उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ एक ही था, ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से लेकर नरौरा तक, ठीक है, वहां तक था। लेकिन अब जो दोस्तों इसको आगे भी 6 और ऐड कर दिए गए, जैसे सांडी पक्षी अभयारण्य, ये दोस्तों हरदोई में पड़ता है, फिलहाल उत्तर प्रदेश में, हरदोई जिला उत्तर प्रदेश में है सांडी। एक है समसपुर पक्षी विहार दोस्तों, यह आपका रायबरेली में है, ठीक है, रायबरेली लखनऊ के पास वाला रायबरेली, तो उसको भी याद रखेगा। एक है नवाबगंज पक्षी विहार, ये आपका उन्नाव में है, कहां पर है? उन्नाव में है नवाबगंज पक्षी विहार। एक है समन पक्षी विहार दोस्तों, या समस पक्षी विहार, याद रखेगा, ये मैनपुरी है, मैनपुरी एटा सब एक साथ पढ़ते हैं, मैनपुरी में। एक है पार्वती अर्गा पक्षी विहार, ये गोंडा में है। एक है सरसई पक्षी विहार, ये आपके इटावा में है, इटावा ही है ना, हाँ इटावा में है, सरसई नावर, ठीक है। तो ये और स्थान है। बाद में दोस्तों इसके ये तो अभी 6 स्थान किए गए। एक ऊपरी गंगा नहर दोस्तों पहले वाला हो गया, 7 हो गया। इसके बाद दोस्तों अभी जो अगली कड़ी आई, ये तो मैं बता रहा हूं जनवरी में। अब वो देखिए पहले 27 थे, 10 और ऐड हो गए, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और 36 और 37, ये 37 हो गए। फिर से 4 और ऐड किया गया, ये लास्ट में लाकर के एक बार अक्टूबर में और एक बार नवंबर महीने में, ठीक है। तो अक्टूबर में दोस्तों 2 स्थानों को ऐड किया गया। एक आसम कंजर्वेशन रिजर्व वेटलैंड है, यह उत्तराखंड का पहला रिजर्व वेटलैंड है। अभी तक उत्तराखंड राज्य में किसी भी स्थान को वेटलैंड की सूची में शामिल नहीं किया गया था। तो दोस्तों 100% डन है कि आपसे परीक्षा में यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, एकदम कंफर्म है कि प्रश्न आने ही वाला है। आसन वाला वेटलैंड कहां पर? यह उत्तराखंड में है, ठीक है। तो याद रखेगा। और याद कैसे करेंगे दोस्तों? तो उत्तराखंड में हरिद्वार, ऋषिकेश, जहां पर पतंजलि का आश्रम है, वहां लोगों को आसन करना सिखाया जाता है, योग करना। तो आसन का संबंध कहां से? उत्तराखंड से, और लिखा तो है आसन, ठीक है। तो आसन तो कभी मत भूलिएगा, अगर आसन आप भूल गए तो कोई मतलब नहीं है। अगला है दोस्तों कांवरताल। कांवरताल या कांवर झील दोस्तों ये आपके बिहार में है, ठीक है। अभी तक बिहार में भी कोई ऐसा स्थान नहीं था जिसको जो है इस वेटलैंड की सूची में शामिल किया गया हो, तो यह भी प्रश्न उतना ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। बाकी लोनार झील, तो अगर वहां नंदूर की बात करेंगे तो नंदूर वाला नासिक वाला था वेटलैंड, तो वो तो था, और यहां महाराष्ट्र में ये नवंबर में लाकर ऐड किया गया। और सुर सरोवर झील है जिसको हम कीठम झील के नाम से भी जानते हैं, ये आगरा में है, ठीक है। तो इस साल 2 सेगमेंट में, लास्ट में भी उत्तर प्रदेश आया, इसके पहले 6 और स्थानों को चुना गया था उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए स्टडी 91 बहुत कुछ नहीं करता है, स्टडी 91 बस खाली आपको बेहतर कंटेंट देना चाहता है, ठीक है। तो आप अच्छे से कंटेंट लीजिए और मेहनत से आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अब ये जो लास्ट में 4 ऐड किया गया ना, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपको इसके बारे में डिटेल भी दे दिया जाए, थोड़ा डिटेल, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो लिख रहा है दोस्तों कि लोनार झील, लोनार झील कहां पर है आप इसके बारे में जानते भी हैं, ठीक है। लोनार झील महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिला पड़ता है, वहां पर स्थित है, याद रखेगा। ये दोस्तों ये जो लोनार झील है, इसके पास में एक वन्य जीव अभयारण्य भी है। अब आपसे परीक्षा में लोनार झील न पूछ करके उस अभयारण्य के बारे में भी पूछ सकता है, तो आपको नाम याद रखना पड़ेगा। उस अभयारण्य का नाम क्या है? उसका नाम है मेलघाट, ठीक है। क्या नाम है? मेलघाट टाइगर रिजर्व उसका नाम है, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। मेलघाट, मेलघाट टाइगर रिजर्व ये आपके पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में, ठीक है। तो कह रहा है उसके अंतर्गत आता है। दक्कन के पठार की ज्वालामुखी विशाल चट्टान में स्थित लोनार झील आज से लगभग 35,000 से 50,000 साल पहले एक उल्का पिंड गिरने से इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। लोनार झील का निर्माण हुआ था, ठीक है। इसको क्रेटर झील भी कहा जाता है, उसको भी याद रखेगा। यह नासिक जिले में नंदूर महेश्वर पक्षी अभयारण्य जहां पर है दोस्तों, ये आपका पहला वाला था महाराष्ट्र में, जो पहला वाला था नंदूर महेश्वर, ठीक है। पहला वाला था नासिक में है, और उसके बाद ये दूसरे नंबर का जो है रामसर साइट घोषित किया गया, ठीक है। जिसको याद रखेगा
इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए सुर सरोवर पक्षी झील के बारे में, ठीक है, सुर सरोवर के बारे में देख लीजिए। करा सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य, ये इसको कीथम झील के नाम से भी जानते हैं। और कीथम झील कहां पर है दोस्तों? ये आपके आगरा में स्थित है। सुर सरोवर कहां पर है? आगरा में स्थित है। 1991 में इसको पक्षी विहार घोषित किया गया था। आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 7.97 वर्ग किलोमीटर। तो ये नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि उसका एक और नाम है कीथम, ठीक है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व, पहले बता दिया कि आसन का संबंध कहां से है? उत्तराखंड से है, ठीक है। आसन का संबंध कहां से दोस्तों? इसका संबंध कहां से है? इसका संबंध है उत्तराखंड से। तो याद रखेगा। करा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आसन कंजर्वेशन रिजर्व को उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बनाया है। आप इसके बारे में आपको बता दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप स्टार लगा लीजिए, प्रश्न आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है। करेक्ट, काबर झील अथवा कांवर झील। काबर झील दोस्तों बिहार का पहला रामसर साइट है, ठीक है, बिहार का पहला रामसर साइट है। कई सारे नाम है, स्थानीय रूप से इसे काबर ताल कहा जाता है या फिर कनवार ताल कहा जाता है, कांवर ताल कहा जाता है। यह एक उथली झील है जो बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में पड़ती है। इस झील और आसपास की भूमि को पक्षी विहार घोषित किया गया था 1989 में। साइज भी काफी बड़ी है, 63.11 वर्ग किलोमीटर की इसकी साइज है। और यहां पर जाड़ों में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं और बहुत सारे विदेशी पक्षी भी आते हैं, ठीक है। कहा जाता है दोस्तों इस झील के पास में एक पाल वंश के द्वारा एक जो है मंदिर भी बनाया गया था, ठीक है। पाल वंशी जो राजा थे, ठीक है, पाल शासकों ने बिहार में बहुत सारी चीजों का निर्माण किया है, ठीक है। तो याद रखेगा, यहां पर एक मंदिर हुआ करता था, पुराने समय में ऐसा माना जाता है कि उसको किला के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए, ये तो रामसर साइटों की बात रही। आगे दोस्तों मैंने कहा आपसे कि वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। वन स्थिति रिपोर्ट जो 2019 में आया था, यह हर 2-2 साल पे अपडेट होता, अब 2021 में अपडेट होगा। 2 साल पे ही होता है, हर साल नहीं आता। आप ढूंढोगे कि 2020 वाला कहां गया, तो 2020 वाला आपको नहीं मिलेगा। क्यों? अरे जब जैसे ओलंपिक हर 4 साल पे होता है तो 4 साल पे होगा, ठीक है। हाँ, इस बार 5वें साल होने जा रहा है, इसलिए क्योंकि 2020 में था कोरोना, तो आपके टोक्यो जापान में ओलंपिक होने वाला था, नहीं हुआ, कैंसिल हो गया, अब 2021 में होगा। ये हो सकता है, तो इसको याद रखिए। लेकिन अब पर्यावरण और वन मंत्री जिनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने 30 दिसंबर को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 वाला जो है पेश किया। और ये 16वें नंबर का जो है ये रिपोर्ट था। किस नंबर का था? 16वें नंबर का। तो ये कभी कभी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। करा यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा तैयार किया जाता है। दोस्तों एक एक प्रश्न आपको याद रखना था। किस मंत्री ने प्रस्तुत किया? प्रकाश जावड़ेकर ने। प्रकाश जावड़ेकर किस चीज के मंत्री हैं? तो याद रखे पर्यावरण वन मंत्री है। किस ने बनाया इस रिपोर्ट को? तो याद रखेगा यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण की टीम के द्वारा बनाया गया है। कारण इसके लिए भारतीय दूर संवेदी जो उपग्रह जो सैटेलाइट हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया इस वनों को ज्ञात करने, मतलब इनका जो वो था आंकड़ा था प्राप्त करने में, ये जो सैटेलाइट का रिसोर्स सेट 2 था उसका प्रयोग भी किया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि सैटेलाइट के माध्यम से आंकड़ों को प्राप्त किया गया। तो यह भी प्रश्न परीक्षा में इंपॉर्टेंट बन जाता है। अरे सरकार इतना बड़ा बड़ा फैसला ले रही है, आप कहोगे परीक्षा में प्रश्न कहां से बनते हैं? यहीं से बनेगा प्रश्न, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो एफएसआई दे रहा है दोस्तों, याद रखिए भारतीय वन संरक्षण की बात कर रहा है। एफएसआई के द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। सबसे पहले 1987 में वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था, उसके बाद हर 2 वर्षों में प्रकाशित किया जाता रहा है। तो 2020 में कोई वन स्थिति रिपोर्ट नहीं आई है। आप 2020 के चक्कर में टाइम मत वेस्ट करिए, क्योंकि अगले 2 वर्षों तक, मतलब पूरे 2020 में और 2021 तक में, जब तक ये हो नहीं जाता, क्योंकि अब 2021 के लास्ट में आएगा, तो आपके पूरे परीक्षा में बस यही पूछा जाना है, इससे बाहर से आपसे प्रश्न कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। अब आते हैं मुख्य बिंदु पर। देखिए वन स्थिति रिपोर्ट उठा के देखेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन मैंने समराइज करके वहां से कुछ खास पॉइंट कलेक्ट किए हैं। आपको केवल उन्हीं खास पॉइंट पे बातचीत करनी है और उन्हीं खास पॉइंट को पढ़ना है। लेकिन देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित जो कुल क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल कितना है? कभी कभी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछता है। अब देखिए क्षेत्रफल में 2 चीजें पूछता है, कभी कभी परसेंटेज पूछ लेता है कि भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर क्या है, याद रखिए वन है और वो वृक्षों से आच्छादित हैं, ऐसे क्षेत्रों का परसेंटेज बताइए। तो वहां बताइएगा 24.56। देखिए बड़ा आसान है, 2 4 5 6, 4 5 6, तो 4 5 6 सीक्वेंस में है, इसको याद रखेगा। इस बार के वन स्थिति रिपोर्ट में बहुत सारा डेटा सीक्वेंस में, ये सीक्वेंस आपको परीक्षा में बहुत मदद करने वाला है, ठीक है, तो याद रखेगा। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं दोस्तों वर्ग किलोमीटर की, तो याद रखेगा 8,07,276 वर्ग किलोमीटर जो है ये पूरा आंकड़ा था।
कह रहा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र कितना है, तो केवल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का देख लेंगे तो 21.67। देखिए यहां भी एक सीक्वेंस बना है 6-7, ठीक है। कह रहा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण कितना है, अलग अलग याद रखेगा। वनावरण पूछे तो ये बताइएगा, वृक्षावरण पूछे तो ये बताइएगा 2.89%। फिर से देखिए 8-9 का यहां सीक्वेंस आपको मिल गया, ठीक है। कह रहा 2017 के आंकड़ों की तुलना में अगर देखें 2019 में तो किसमें कितना वृद्धि हुआ है, तो अगर वृद्धि पूछे तो याद रखेगा 0.65%। कितना, 0.65। ये भी एक तरह से सीक्वेंस ही है 6-5, ठीक है। तो 0.65% की वृद्धि हुई है। वर्ग किलोमीटर में देखेंगे तो 5188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि ज्ञात की गई है, ठीक है। 2017 से 2019 में इतना वृद्धि हो पाया है। कह रहा वनावरण में अलग अलग वृद्धि कितना हुआ है, तो 3976 वर्ग किलोमीटर। वृक्षावरण में कितना हुआ है, 1212 वर्ग किलोमीटर। और देश में कुल जो मैग्रो वन है, जो दलदली भूमि वाला क्षेत्र है, मैग्रो वन जहां पर है, उसमें कितनी वृद्धि हुई है, तो 4975 वर्ग किलोमीटर। और जो मैग्रो वन में, ये तो देश में कुल मैग्रो वन दिखा रहा है कि ये जो 4975 दे रहा है टोटल है, इसमें वृद्धि कितना हुआ है, तो 54 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। एक एक आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ आपको दे दिया जा रहा है, पीडीएफ आप डाउनलोड करके रख लीजिए। जब आपका परीक्षा निकट आएगा आप इस वीडियोस को जरूर देखिएगा। देखिए आपके जब आपके परीक्षा नजदीक आएंगे, मैं आपको कोई अलग से वीडियो नहीं प्रोवाइड करूंगा। 2019-20 को समराइज करके इतना बड़ा जो डेटा कलेक्ट करके जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये आगे आने वाली हर संभावित परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार आप एक ही साल को पढ़ो जाकर के कोई मजा नहीं है। आगे से हम जब भी चर्चा करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे जनवरी 2021 से डेटा को, ठीक है। क्यों, क्योंकि पीछे की जो बातें हो चुकी हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। तो ये एक मन लगा के एक बार सब चीजों को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि आगे यही सब हेल्प करेगा आपको। करा वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्य कौन है। देखिए ध्यान दीजिए, यहां वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला है, मतलब पूछ रहा है ऐसे राज्यों का नाम बताइए जहां पर वन बहुत तेजी से बढ़ा है, ठीक है। पहले इतना सा था, अब इतना वन हो गया। तो ऐसे राज्य कौन से हैं, ऐसे में सबसे पहला स्थान है कर्नाटक राज्य का, जहां पर वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो बड़ा अच्छा हुआ दोस्तों, 1025 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई कर्नाटक में। पूरे साउथ वाले ही हैं। आंध्र प्रदेश ने 990 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि किया, और वहीं केरल ने 823 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि किया। तो आप देख पा रहे होंगे कि साउथ इंडिया की जो राज्य हैं वहां पर वृद्धि दर काफी ज्यादा रही है। कर्नाटक पहले पे है, आंध्रा दूसरे पे है, और केरल तीसरे पे है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, जिन्होंने वन क्षेत्र में वृद्धि किया है। अगर मैं सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य का दूं, जिनके पास ऑलरेडी इतना सारा वन है पहले से, यहां पे क्या है कि पहले इतना था अब इतना हो गया, तो बढ़ा कितना उसका पूछ रहा था ये वाला, ठीक है। ये वन क्षेत्र में वृद्धि की बात कर रहा था, ये टोटल वन की बात कर रहा है। ये इतना वन इनके पास पहले से इतना मौजूद है, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा वन किसके पास है, मध्य प्रदेश के पास है। इसे वनों का देश कहा जाता है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा वन भारत में है, सबसे ज्यादा पहाड़ भारत में, सबसे ज्यादा नदी भारत में, सबसे ज्यादा शेर भारत में, ये सब यहीं पे, टाइगर भारत में, सबसे ज्यादा जीव जंतु यहीं पर, सब कुछ है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, ये 77.482% दोस्तों, इसको याद रखेगा। अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे है, और मेघालय जो है दोस्तों तीसरे नंबर पे है, जो कि वर्ण की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश पहले पे, अरुणाचल दूसरे पे। अरुणाचल में दोस्तों जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है, पूरे भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो कहां का है, अरुणाचल प्रदेश का है। शायद कितना है दोस्तों, 24 है। एक बार देख लीजिएगा, जनसंख्या घनत्व कितना दोस्तों, यहां पर 24, ठीक है। जनसंख्या घनत्व, ठीक है। जनसंख्या घनत्व माने क्या होता है दोस्तों, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले कुल लोगों की संख्या, ठीक है। तो याद रखेगा, जब वहां कम लोग हैं तो जंगल ज्यादा है। तो याद रखें, मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, अरुणाचल का दूसरा स्थान है, और मेघालय, ठीक है, यहीं पर चेरापूंजी मासिनराम है, खूब बारिश वाले स्थान है, खूब बारिश होगा, खूब वन भी होगा, ठीक है। तो मेघालय तीसरे स्थान पर है, ठीक है। जहां पर सबसे ज्यादा वन है उसकी बात कर रहा हूं। आगे दिख रहा है सबसे ज्यादा वनावरण प्रतिशत वाला राज्य, ठीक है। दोस्तों मैं कह रहा हूं कि देखिए कई सारा चीज होता है। मध्य प्रदेश बड़ा सा राज्य है, ज्यादा वन उसके पास है। मैं कह रहा हूं कि अगर परसेंटेज में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वन किसके पास है। देखिए मध्य प्रदेश से आकार की दृष्टि से मिजोरम बहुत छोटा है, लेकिन मिजोरम में परसेंटेज वाइज वन बहुत ज्यादा है। अगर मिजोरम को भी 100% दे दिया जाए और मध्य प्रदेश को भी 100% दे दिया जाए, तो वहां पे कंपेयर करेंगे ना, तो मिजोरम में सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज वन है, ठीक है। तो इसको भी आंकड़ेबाज याद रखेगा, क्योंकि परीक्षा में जब पूछता है तो लोग एकदम तिलमिला उठते हैं, गलती ऑटोमेटिक हो ही जाती है। अगर आप फोकस होकर नहीं पढ़ेंगे तो गलती हो ही जाएगी।
तो बड़ा ध्यान दे के आपको यहां से पढ़ना है। हर चीजें देखिए हवा हवाई नहीं कर सकते, ये चीजें अपने आप में बहुत A1 क्वालिटी की चीजें हैं जो आपको इस तरह से मिल रहा है। जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तब ये सारी चीजें नहीं मिलती थी। कोचिंग में आज भी ये हालत है, आप जाओ कोचिंग में देखो, जो 40-50 हजार रुपए देते भी है ना, अगर उनको इतने बढ़िया ढंग से चीजें पढ़ाई गई हो, दी गई हो, तो डंके की चोट पे बताता हूं, आप कमेंट कर देना नीचे, मैं पढ़ लूंगा कि कौन सी कोचिंग है भाई जहां करंट अफेयर पे भी इतनी ज्यादा मेहनत की जाती। नहीं किया जाता, क्यों? क्योंकि वो उनको बैच बनाना ना, उनको बैच बनाना, जल्दी से बैच कंप्लीट करना। मैं कह रहा हूं, पता है दम किसे कहते हैं दोस्तों? दम इसे कहते हैं कि अगर आप कोई बैच पढ़ा रहे हैं, आपने 100 बच्चों का भी एडमिशन लिया तो 100 को ही सेलेक्ट करा के दिखा दो ना। लेकिन हाँ, ये 100 में 100 लोगों की मेंटेलिटी भी आपके जैसी होनी चाहिए। पागल होना चाहिए दिमाग से लड़का, ठीक है, कि यार मुझे बस खाली कुछ भी करना है, मेरे को निकालना है, सिलेक्शन लेना है, ये होना चाहिए, ठीक है। अभी इस समय जो लोग हमारे यहाँ ज्वाइन किए होंगे यूपी टेट की क्लास, सुपर टेट की क्लास, आपके यहाँ इस समय फीडबैक कॉलिंग जा रही होगी। जिनके यहाँ गया होगा जरा आप कमेंट करके बताना, फीडबैक कॉलिंग करने की नहीं, बहुत ज्यादा एडमिशन नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ सबसे मैं फीडबैक कॉलिंग करा रहा हूं, ठीक है। फीडबैक कॉलिंग से क्या होता है ना, मैं उनसे बस खाली इतना जानना चाह रहा हूं कि भाई ये बताओ, आपको सिलेक्शन लेना है तो और आपको क्या दे दूं? सब कुछ देने के बाद और क्या दे दूं कि आपका सिलेक्शन हो जाए? कोई है ऐसा पूछने वाला? कोर्स देखिए, सामान बेचना बड़ा आसान काम है, खूब बढ़िया से मार्केटिंग कर दिया, लेबलिंग कर दिया, बेच दिया सामान को। सामान बेचना बहुत आसान काम है, लेकिन बेचने के बाद सर्विस कौन देता है? मुंह से बोलना भी बड़ी बात है। मैं बोलता नहीं हूं, मैंने किसी भी वीडियो में नहीं बोला कि मैं लोगों को फीडबैक कॉल कराऊंगा, बोलने वाली बात नहीं। आप करके दिखाओ ना, आप करके दिखाओ। जिनके पास भी फीडबैक कॉल गया हो जरा बताइएगा, आपके पास फीडबैक कॉल गया है कि नहीं गया? जाता है, मेरे सामने डेली लिस्ट और रिपोर्ट बन के आता है कि हाँ इतने लोगों को सर आज हमने फीडबैक कॉल किया, क्योंकि नंबर ऑफ पीपुल्स बहुत ज्यादा हैं, इसलिए आप लिमिटेड लोगों को कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीकॉलिंग के द्वारा दोस्तों इनको फीडबैक रिपोर्ट लिया जा रहा है कि भाई आपको बताओ क्या चाहिए आपको। हम आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, बदले में आपका हमें रिजल्ट चाहिए। क्योंकि मुझे तो ही लगता है कि मेरे लिए 100 बच्चे भी बहुत हैं। अरे जिस दिन एक एक पेड क्लास से 100 बच्चे पास होने लगे ना, उस दिन यार पूरी दुनिया इधर घूम के चली आएगी। तो ज्यादा मार्केटिंग करने की क्या जरूरत है? मन लगा के पढ़ाओ ना, सब पैसा ऐड पे फूकने की क्या जरूरत है? आप ढंग की जगह खर्च करो चीजों को, आप फीडबैक कॉलिंग पे खर्च करो, ठीक है। आप फीडबैक लो बच्चों से, बच्चों आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों सब कुछ यहां पर अपने हिसाब से अवेलेबल कराया जा रहा है, मतलब बढ़िया A1 क्वालिटी का वीडियो क्लास दिया जा रहा है, ठीक है। वीडियो क्लास भी एकदम टाइम टू टाइम। अभी क्या होता है ना, अभी हम लोग जब YouTube पे पढ़ते हैं तो यहां पे क्या होता है, टाइम बाउंडेशन होता है और यहां पर एक कॉमन ऑडियंस होता है। यहां पे अगर बताइए यहां पे खड़ा होकर चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाया जाएगा तो कौन बच्चा पढ़ेगा? अरे चाइल्ड साइकोलॉजी कुछ बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए तो है नहीं, इसलिए पेड क्लास बनाना पड़ता है। यहां पे दोस्तों डेली 5 से 6 घंटे की क्लास दी जा रही है, ठीक है। डेली 5 से 6 घंटे आप आवर मिला लेना, बैठ के कॉपी पे नोट करना आज कितने घंटे की क्लास आई है। तो 5-6 घंटे क्लास के हम इससे भी ज्यादा क्लासेस दे सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि बच्चे के मोबाइल में जो जीबी हो कितना है, केवल 1.5 GB है, ठीक है, 1.5 GB। इसी में बच्चे को क्या करना, अपना चीजें कंप्लीट करना। फिर भी हम लगातार कोशिश करें कि कैसे बच्चे का डेटा बच पाए, ताकि कम डेटा हमसे खर्च हो और वो कुछ और वीडियोस को देख पाए और कुछ काम कर पाए। उनका नेट पैक खत्म हो जाएगा तो चीजें बच सी जाएंगी ना। इसके अलावा दोस्तों उनको जो स्टडी मटेरियल देना है, दोस्तों स्टडी मटेरियल देखिए, स्टडी मटेरियल पहले जो क्लासेज में था वो नहीं कहा गया था देने के लिए, लेकिन बाद में फीडबैक कॉलिंग में मैं एक एक लोगों को कॉल करा के यही बता रहा हूं कि हाँ हम लोग स्टडी मटेरियल भी देंगे, ठीक है। स्टडी मटेरियल भी यहां दे रहे हैं। स्टडी मटेरियल के साथ साथ दोस्तों यहां पर एग्जाम की व्यवस्था भी दी जा रही है, ठीक है, एग्जाम की, और लास्ट में प्रीवियस ईयर पेपर, उस एग्जाम का मॉक टेस्ट पेपर सब रेडी कराया जाए। इसके इतना कुछ देने के बाद भी फीडबैक कॉलिंग कराया जा रहा है। भाई और बताओ क्या चाहिए, कुछ कमी महसूस हो रही तो बताओ, क्योंकि हम तो आपसे फीडबैक ले रहे हैं बेचने के बाद, बदले में हमें क्या चाहिए। हो सकता हो आपको बोर लग रहा है सारी बातें, लेकिन काम की बातें, हमें आपका सिलेक्शन चाहिए यार, हमें आपका सिलेक्शन चाहिए, हमको बहुत कुछ नहीं चाहिए, हमको सिलेक्शन दो, चले जाओ। मैं तो कहता हूं यार आप सिलेक्शन दे दो ना, जो आपने फीस जमा किया वो लेके चले जाओ। क्यों? क्योंकि आप लेके भी चले जाओगे ना तो उससे लोग प्रेरित होंगे, लोग प्रेरित होंगे। मैं देने के लिए भी तैयार हूं, बोल नहीं रहा हूं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, जिस कोर्स के लिए आपने एडमिशन लिया, फीस मेरे से ले लेना, खुशी उतनी बात की है। मैं तो चाहता हूं इसी बहाने लोग मोटिवेट हों। अगर लोगों को फीस देकर फीस लेने में मजा आता है तो यार सिलेक्शन ले, मैं कह रहा हूं सिलेक्शन लें, मैं वापस करने को तैयार हूं, इसी वीडियो में बोल रहा हूं, ठीक है। तो आप आराम से जो है तैयारी करो मन लगा करके, और इससे ज्यादा बेहतर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। और मुद्दे पे बात करते हैं। यहां लिख रहा है मिजोरम, दूसरा लिख रहा है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश देखिए वहां पर भी ज्यादा था, जहां पर ज्यादा से अच्छा मिजोरम का वहां भी नाम आया था, अरुणाचल प्रदेश का भी नाम आया था, और मेघालय के भी नाम यहाँ पे है, ठीक है। अरे यहां वाला देख लीजिए, ये मध्य प्रदेश। अच्छा ये इसमें था जो सबसे ज्यादा वन किसके पास है, तो मध्य प्रदेश के पास सबसे ज्यादा वन है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश था, तीसरे नंबर पर मेघालय था। यहां पे दोस्तों वनावरण की बात कर रहा है, वनावरण परसेंटेज में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
आगे कुछ अन्य तथ्य दे रहा है, लेकिन भारत में 62,466 वर्ग किलोमीटर की आर्द्र भूमि है। उसको अगर देश में देख लिया जाए तो 3.88%, मतलब जितना भूमि भारत के पास है उसका 3.88% क्या है, आर्द्र भूमि वाले जमीन है। ठीक है, गुजरात में दोस्तों सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि का क्षेत्र है। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। भारत में वनों का कुल कार्बन स्टॉक जो लगभग कितना है, तो 7,142 मिलियन टन कार्बन स्टॉक है भारत में। ठीक है, वर्ष 2017 की तुलना में 42.6 मिलियन टन की जो है अधिकता पाई गई है या बढ़ा है। ठीक है, आगे धीरे धीरे चीजें और भी बढ़ती हैं। वनावरण परसेंटेज में कौन सा केंद्रशासित प्रदेश कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, वनावरण परसेंटेज में, तो याद रखें परसेंटेज में लक्षद्वीप पहले पे, दूसरे पे मिजोरम है, तीसरे पे निकोबार है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बाघ गणना रिपोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। बाघ गणना रिपोर्ट दोस्तों ये 2018 में हुआ था। ठीक है, और 29 जुलाई 2019 को इसको प्रकाशित किया गया था। पिछले साल की रिपोर्ट थी, पहले वहां पर गणना किया गया, उसके बाद डेटा को समराइज किया गया, 2019 में यह रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। लेकिन आज जिसमें बाघों की कुल संख्या कितनी थी, 2,967। कितना, 2009। आज मैं सुबह से कई 2 बार इसको देखा हूं, सोचा हूं याद हो जाए, सोचा हूं परीक्षा में भूल जाएगा तो। ठीक है, तो एक आंकड़ा मैंने ध्यान से देखा, बड़ा मजा आया पढ़ने में। पता ही चला दोस्तों देश में कुल बाघों की संख्या कितनी है, 2,967, और 2014 से 18 के बीच में बाघों की आबादी में कितने % की वृद्धि हुई है, 33% की। अगर इस 33 को लाके जोड़ दो ना तो 7 3 10, 6 3 9 1 10, और फिर 10 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3, यानी 3,000 हो गया। यहां पर क्या हो गया, राउंड फिगर हो गया, तुरंत याद हो गया दोनों डेटा एक साथ। ठीक है, कि 33% यहां रखना है और 2,967 वहां रखना है। याद करने का तरीका खाली याद हो जाए कैसे भी करके, आपको भी याद हो जाएगा। हो गया, फार्मूला बता रहे, याद हो गया। ठीक है, उसी प्रकार अगर बात करूं कि सबसे ज्यादा टाइगर किस राज्य में है, संख्या के हिसाब से देखा जाए तो 526 टाइगर अकेले केवल कहां पर है, ये मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल भी तो था, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां पे है बताइए, मध्य प्रदेश में, तो याद रखेगा 526। कर्नाटक में दोस्तों केवल 2 कम है, केवल 2, 524 है। ठीक है, और कर्नाटक इस बार हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि किया है, परसेंटेज वाइज वृद्धि किया ना। अरे पहले पे कर्नाटक था, दूसरे पे अरुणाचल था, तीसरे पे केरल था। याद करिए, आंख मूंदिए, बोलिए जल्दी से यार, थोड़ा एक्टिव रहा करिए, सुबह का टाइम है, क्या यार एकदम झूले मूले रहते हो, नींद नहीं खुल रही है। आजकल वीडियो को शेयर करना भी बंद कर देते हो, मतलब अगर मैं थोड़ा सा बोलना बंद कर दूं तो आप तो शेयर करना बंद कर दोगे। अच्छा, आप लोग भूल भी जाओगे, मुझे पता है 2-4 साल बाद ना भूल भी जाओगे कौन नितिन सर होंगे कोई। ठीक है, चलो हो गया। तीसरे नंबर पे कौन सा है दोस्तों, 442 टाइगर हैं आपके उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, 1936 में उसको जो है नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। उसके पहले उसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है, वहां पे बहुत सारे टाइगर हैं। उत्तर प्रदेश में कितने हैं दोस्तों, तो 173 हैं, इसको भी जरा याद रखेगा, 173 हैं। बिहार में कितने, 31 हैं। सुंदरवन में 88 हैं। महाराष्ट्र में 312 हैं। ठीक है, महाराष्ट्र चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, तो इस तथ्य को भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वाइल्डिंग सर्वेक्षण के कारण बाघ गणना रिपोर्ट 2018 में जो किया गया उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। ठीक है, क्योंकि सबसे बेहतरीन कैमरा का इस्तेमाल करके जो है इनकी संख्या को ज्ञात किया गया था। ठीक है, इसके अलावा लिख रहा है दोस्तों, ये तो आपको पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, अगला लिख रहा है कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो उत्तराखंड में है उसमें देश में सबसे ज्यादा बाघ हैं इस समय। अगर राज्य वाइज बात करेंगे, अगर हम राज्य के हिसाब से देखें, राज्य के हिसाब से देखें तो राज्य के हिसाब से दोस्तों 526 टाइगर कहां है, मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश में। लेकिन अकेले 231 कहां पर है दोस्तों, तो ये आपके उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 231 सबसे ज्यादा टाइगर। ठीक है, इसी प्रकार का है दोस्तों, कुछ ऐसे टाइगर रिजर्व भी हैं भारत में, जैसे पूरे भारत में 50 टाइगर रिजर्व हैं और 3 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जहां पर एक भी टाइगर बचे ही नहीं है। उनको टाइगर रिजर्व तो घोषित किया गया था लेकिन एक भी टाइगर रिजर्व बचे, मतलब वहां टाइगर बचे ही नहीं है। एक है दंपा टाइगर रिजर्व, डंपा टाइगर रिजर्व, दूसरा है बुक्सा टाइगर रिजर्व, तीसरा है पलामू। ठीक है, तो याद रखेगा पलामू, दंपा और आपका बुक्सा, ये 3 टाइगर रिजर्व हैं जहां पर कोई भी टाइगर जिंदा नहीं है। ठीक है, कुछ को तो शिफ्ट कर दिया गया बीमारी की वजह से और कुछ तो वहां मर चुके थे। ठीक है, कर भारत में कुल आबादी का मतलब जितना बाघ है दुनिया भर में, ठीक है, कुल देखिए 2 प्रश्न यहां पे बनते हैं। पूरे दुनिया में जितने बाघ हैं उसमें से सबसे ज्यादा बाघ कहां रहते हैं, अकेले भारत में निवास करते हैं। कितना, 70%। देखिए लिख रहा है वाली, कर विश्व के कुल बाघों की आबादी का 70% बाघ कहां रहते हैं, भारत में रहते हैं। और जितना भारत में रहते हैं बाघ, जितना भारत में रहते हैं बाघ उसका 63%,
पूरी दुनिया का 70% भारत में, और जितना भारत में रहते हैं उसका 63% टाइगर रिजर्व रहते हैं, मतलब 7% वनों में खुले आम तौर पर घूम रहे हैं। ठीक है, 63% कहां पे है दोस्तों, याद रखें 63 यहां पर है, बाकी के भाई होंगे तो 100 ना, 7 गलती से निकल गया तो 7 करेंगे 70 हो जाएगा, फिर 30 होगा। 37% क्या है, ये वनों में आज भी घूम रहे हैं, ये टाइगर रिजर्व में नहीं है। तो यहां से आप आंकड़ा प्राप्त करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, कुल की बात करें तो 1923 यहां पर दे रहा है, तो इसको भी याद रखेगा। तो ये तो आज के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम लोग बढ़ते हैं क्विज की तरफ। ठीक है, क्विज करने से क्या होता है कि थोड़ा ये भी पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, वो चीज के बारे में हमें ज्ञात हो जाता है। तो चलिए क्विज से लड़ाई लड़ते हैं। कर भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? भैया सबसे ज्यादा वन क्षेत्र भारत में कहां पर है? तो हमने पढ़ा दोस्तों, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां पर है? मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। ठीक है, मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर कौन सा हम लोगों ने पढ़ा था? अरुणाचल प्रदेश था। ठीक है, कैसे याद किया था दोस्तों अरुणाचल को? क्योंकि अरुणाचल में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, 24 है केवल। ठीक है, 24-25। ठीक है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे कहां पढ़ा था? मेघालय। क्यों? क्योंकि यहीं पर क्या है, मासीराम चेरापूंजी है। ठीक है, तो याद रखेगा। इस प्रकार यहां प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक आर्द्र भूमि, यहां पर मात्रा लगा दीजिएगा, आर्द्र भूमि वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि कहां पर है? तो सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि कहां पर है दोस्तों? गुजरात राज्य में। ठीक है, गुजरात। कैसे याद रखेंगे दोस्तों गुजरात को? क्योंकि सबसे लंबी समुद्री सीमा, ठीक है, सबसे लंबी जो समुद्री सीमा है किस राज्य की है बताइए? याद रखेगा, वो भी आपके गुजरात की है। इस प्रकार याद रखेगा, सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र कहां पर है? आपके गुजरात में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आसन वर्ड आ गया ना, आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो है कहां पर घोषित किया? किस राज्य का पहला जो है यह रामसर साइट है? जल्दी से बताइए। तो मैंने बताया था आसन होता है कहां पर? उत्तराखंड में। ये तो आप भूल ही नहीं सकते। बताइए भूलेंगे क्या? कभी नहीं भूलेंगे। भूलेंगे क्या? कोई चांस ही नहीं बनता सर भूलने का। 2020 में इसको जो है दिया गया। ठीक है, तो यहां पर उत्तराखंड हो जाएगा। आसन का संबंध देखिए कैसे याद रख सकते हैं? आसन का संबंध किससे है? योग से है। ठीक है, योग से है। और योग का संबंध किससे है? उत्तराखंड से है। ठीक है, उत्तराखंड से। क्यों? क्योंकि यहीं पर पतंजलि है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। आगे देखिए, मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है? ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा बाघ की बात करें दोस्तों, तो बाघों की संख्या में मध्य प्रदेश दोस्तों नंबर 1 पर है। ठीक है, मध्य प्रदेश यहां पर नंबर 1 पर है। और कितना बाघ है दोस्तों? 526 है। नंबर 2 पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कर्नाटक पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कर्नाटक पढ़ा था, जहां बाघों की संख्या 526 था। ठीक है, 524 था, केवल 2 कम था ना, 524 था। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। फिर से लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये था। और वहीं अगर टाइगर रिजर्व की बात करें कि किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा है, तो जिम कार्बेट। ठीक है, अगर आपसे टाइगर रिजर्व पूछता है तो ठीक है, जिम कार्बेट में सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगर आपसे टाइगर रिजर्व पूछा तो ये करिएगा, अदरवाइज क्या करेंगे आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। कहां पर है दोस्तों? एमपी में सबसे ज्यादा है। आपका 526 आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। कर 2014 से 2018 के बीच बाघों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज किया गया है? तो कितना परसेंट दोस्तों? 23%। ठीक है, 23% वृद्धि दर्ज किया गया। तो इस समय दोस्तों कुल बाघों की संख्या कितनी है? कुल बाघों की संख्या कितनी है? तो आप खाली माइनस करिए, 3000 में 100 ही माइनस कर लीजिए, 2963 हो जाएगा। ये ना 63 हो जाएगा, नहीं 67 हो जाएगा। ठीक है, यही ना भाई, ये इस समय बाघों की कुल संख्या है। कुल बाघों की संख्या है। ठीक है, और वृद्धि कितना हुआ दोस्तों? तो 33% की वृद्धि हुई है। आगे देखिए, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा वनावरण कहां पर हुआ दोस्तों? तो सबसे ज्यादा वनावरण कहां पे हुआ बताइए? सबसे ज्यादा वनावरण परसेंटेज वाइज देखेंगे दोस्तों, तो मिजोरम का नंबर 1 स्थान आ जाएगा। ठीक है, याद रखेगा, पहला स्थान यहां पे हो जाएगा मिजोरम का। ध्यान दीजिएगा, मिजोरम का आपका पहला स्थान है। अरुणाचल दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अरुणाचल दूसरे पे है। और मेघालय दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ये तीसरे स्थान पर है। मेघालय तीसरे स्थान पे। देखिए याद है कि नहीं आपको कि खाली मैं ही बोल रहा हूं? ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बताते चल रहा हूं और आप शांति में पड़े हैं। ठीक है, आप भी याद करिए, दिमाग पे प्रेशर दीजिए, नहीं प्रेशर देंगे तो क्या होगा?
जिंदगी आप पे प्रेशर देने लगेगी। क्यों? आज दोस्तों इस समय तो मूड बहुत अपसेट चल रहा है। क्यों? इतनी मेहनत से बनाई गई क्लास चल रही है। पहले तो यार इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो मैंने पढ़ाया, और अभी भी गजब की चीजें चल रही, उसके बाद भी आपके तरफ से जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो मजा नहीं आता। हमें भी यार टीचर है ना, हमें भी इंकरेज होना होता पड़ता है। ठीक है, तो आप करो ना, आप बढ़ाओ आगे, आप पुश करेंगे तो हमें मजा आएगा। आगे देखिए, वृद्धि के अनुसार वन क्षेत्र में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? ठीक है, वृद्धि, अगर वृद्धि की बात करें दोस्तों तो सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पर हो रही है? कर्नाटक में वृद्धि दर्ज किया गया नंबर 1 पर। नंबर 2 पर कौन सा स्थान था दोस्तों? आंध्र प्रदेश था आपका नंबर 2 पर, और तीसरे पे आपका कौन सा था? केरल था। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कर्नाटक आपका सही उत्तर हो जाएगा इस 7वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, आगे देखिए, विश्व में बाघों की कुल आबादी में कितने प्रतिशत बाघ भारत में निवास करते हैं? सीधे सीधे पूछ रहा है कितने परसेंट निवास करते हैं भारत में? तो कुल के याद रखेगा, कुल के 70% निवास करते हैं। किनका? कुल के 70% भारत में निवास करते हैं, और जितना भारत में निवास करते हैं उसका 63% जो बाघ है वो टाइगर रिजर्व में रहते हैं, बाकी सब घूम रहे हैं। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व में रहते हैं, इसको याद रखेगा, 70% हो जाएगा। किस टाइगर रिजर्व में एक भी टाइगर नहीं बचे हैं? ठीक है, एक भी टाइगर नहीं बचे हैं दोस्तों, तो दंफा हो गया, बुक्सा हो गया, पलामू हो गया। तो यहां चौथा ऑप्शन होना चाहिए ना, यहां चौथा ऑप्शन होना चाहिए तीनों में। ठीक है, तीनों में। ठीक है, तो आप ये कर लीजिएगा, थोड़ा सुधार कर लीजिएगा तीनों में, क्योंकि ये तीनों ही ऐसे हैं जहां पर एक भी टाइगर नहीं बचे हैं। और अगर हम जिम कार्बेट की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर सबसे ज्यादा टाइगर है। क्या है दोस्तों? सबसे ज्यादा, या तो क्वेश्चन यहां पे चेंज होना चाहिए, सबसे ज्यादा टाइगर है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रश्न पे स्टार लगा लीजिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि यहां पर चेंजिंग करना था। ओके, चलिए आगे देखिए, भारत में कुल बाघ आबादी के कुल कितने प्रतिशत टाइगर रिजर्व में रहते हैं? ठीक है, जो टोटल है उसका कितना दोस्तों? केवल 63% क्या रहते हैं? ये टाइगर रिजर्व में रहते हैं। ठीक है, बाकी ओपन है। ठीक है, ये टाइगर रिजर्व में रहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेगा दोस्तों, ये भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? ये जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट बना है, जो 2019 में आया दोस्तों, इसको किसके द्वारा प्रकाशित किया गया दोस्तों? तो इसको प्रकाशित किया भारतीय वन सर्वेक्षण ने। ठीक है, जो FSI आप पढ़ रहे थे उनके द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने स्थानों को रामसर साइट के तहत शामिल किया गया? ठीक है, तो अगर दोस्तों यहां पे आप ध्यान देंगे तो स्टार्टिंग में दोस्तों 6 स्थान थे, और बाद में जो है दोस्तों एक स्थान आगरा वाला और था, उसको भी शामिल किया गया। तो या तो यहां पर 7 का ऑप्शन देता। क्यों? क्योंकि अगर हम वर्ष 2020 की बात करें, ठीक है, वर्ष 2020 की बात करें, ठीक है, या तो ये बता दे, महीना बता दे कि जनवरी में कितने को शामिल किया गया, यहां पर लिखना चाहिए इसको ना। तो याद रखें दोस्तों, अगर मैं यहां पर लिखूं जनवरी 2020 में, तो याद रखेगा जनवरी 2020 में शामिल किया गया था कितने? तो याद रखेगा कुल 6 स्थानों को शामिल किया गया था। ठीक है, बाद में जो सुर सरोवर वाला था आगरा वाला, उसको भी शामिल कर लिया गया, तो 6 एक साथ हो गया। लेकिन अभी 7 ऑप्शन में नहीं है, तो आप 6 टिक कर लो, 6 टिक कर लो, 6 ही बनेगा टिक करने पे। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। या तो समय दे देता कि कौन सा जनवरी में किया गया, कौन सा अक्टूबर में, नवंबर में। ठीक है, आगे देखिए, केशवपुर मियां समुदाय आरक्षित किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये भी एक वेटलैंड है, आपको पढ़ाया था मैंने, केशवपुर मियां समुदाय यानी रिजर्व। ठीक है, तो याद रखिए कहां पर है दोस्तों? ये पंजाब में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? ये पंजाब में पड़ता है। लगता है आपने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अरे ध्यान दीजिए, ध्यान नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? मेहनत करिए हमारे साथ साथ। ठीक है, चलिए आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में बाघों की कुल कितनी संख्या? उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी दोस्तों? 173 है यूपी में। कहां पर? 173 है यूपी में। और सबसे ज्यादा दोस्तों 526 कहां पर है? ये आपका है कर्नाटक में। और 524 कहां पर है दोस्तों? 524, तो याद रखेगा ये 524 आपका कहां पर है? सॉरी, ये मध्य प्रदेश में, और दूसरे नंबर पे कर्नाटक है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ी ना होने पाए। कह रहा है रामसर साइटों के अनुसार 2020 में भारत में कितने वेटलैंड साइटों को जोड़ा गया? ठीक है, 2020 में कितने वेटलैंड साइटों को जोड़ा गया दोस्तों? अब देखिए, कुल 2020 की बात कर रहा है, तो पहले तो 10 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, कुल मिलाकर के 14 ऐड किया गया ना। टोटल मिला के कितना ऐड किया गया दोस्तों? 14 ऐड किया गया। ठीक है, तो यहां पर क्या आंसर करेगा? 14। क्यों? क्योंकि ये पूरे वर्ष का पूछ रहा है आपसे,
पूरे वर्ष का पूछ रहा है ना, तो सीधे 14 आप कर लीजिए, 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहां पर मैच कराना है दोस्तों, सही जोड़े का मिलान करना। बिहार में कौन सा है, उत्तराखंड में कौन सा है, महाराष्ट्र में कौन सा, उत्तर प्रदेश में। देखिए आसन आ जाएगा आपका उत्तराखंड में, लोनार आ जाएगा आपके महाराष्ट्र में, ठीक है, और काबर ताल आ जाएगा दोस्तों ये आपके बिहार में, और कीठम झील या सुर सरोवर वाला आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा DABC। ठीक है, DABC आपका राइट आंसर बनेगा। मिला लीजिए DABC, आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मजा आया, आएगा 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 भाई, बहुत मजा आएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वृक्षावरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, बताइए बताइए, वृक्षावरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई दोस्तों, तो 12-12, बहुत सिंपल इसका आंकड़ा था। ठीक है, इसको भी याद रखेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में रामसर आर्द्र भूमि में शामिल कीठम झील, ये कहां पर है दोस्तों, तो कीठम झील दोस्तों कहां पर है बताइए। कीठम झील ये आपके आगरा में स्थित है। कहां पर है ये कीठम झील, कहां पर है, आगरा में। ठीक है, वो कोबर था दोस्तों, वो बिहार में था, ये कीठम आगरा में है, तो इसको भी याद रखेगा। करा भारत में जनवरी 2020 में कितने स्थानों को आर्द्र भूमि के तहत शामिल किया गया था। देखिए यहां दे दिया सीधा सीधा कि जनवरी में, तो जनवरी में दोस्तों कुल 6 स्थानों को शामिल किया गया था, जिसमें से एक स्थान आपका कहां था, महाराष्ट्र में था, एक आपका महाराष्ट्र में था। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद 3 स्थान कहां पे थे दोस्तों, ये आपके पंजाब में थे, 3 स्थान पंजाब में थे, और 6 स्थान कहां पर थे, आपके उत्तर प्रदेश में थे। इस प्रकार से हो गया। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे हो जाएगा कुल 10 स्थान। कितना हो जाएगा, कुल 10 ऐसे स्थान थे जिनको जनवरी में शामिल किया गया था। तो जो संख्या पहले 27 थी, उस समय तक बढ़ करके कितनी हो गई थी, 37 हो गई थी। ठीक है, अभी कुल कितने हो गए हैं दोस्तों, तो अभी कुल हो चुके हैं 41। कितने हो चुके हैं, 41 हो चुके हैं कुल। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। करा दिसंबर 2020 तक आर्द्र भूमि की कुल संख्या कितनी हो चुकी है, तो 41 हो चुकी है। ये एकदम लेटेस्ट अपडेट है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मजा आया होगा। और यहां पर 20 क्वेश्चन ही हम लोग डिस्कस किया जाता है। इस प्रकार ये सीरीज होती है समाप्त यहां पे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, आगे की जो क्लासेज हैं उसमें मैं क्या देने वाला हूं वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। ठीक है, आगे दोस्तों मैं आपके लिए ला रहा हूं 12 दिन की एक सीरीज। ठीक है, जो 12 दिन की सीरीज बस इसके बाद आपकी मंडे से स्टार्ट होने वाली। ठीक है, उस सीरीज में दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, 12 लगातार। देखिए एक दिन जैसे हमने जनवरी को डील कर लिया, ठीक है, ये 1 डे हो गया, ये पहले दिन हो गया। ठीक है, इसी तरह से फरवरी आ गया, ये आपका सेकंड डे हो गया। ठीक है, सेकंड डे चल गया ये वाली क्लास। ठीक है, इसी तरह से करते हुए आएंगे। 10वें दिन क्या होगा, 10 डे में हम लोग अक्टूबर महीने की डील कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से 12वें दिन क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग दिसंबर महीने का करंट अफेयर पढ़ेंगे। मतलब एक दिन में 1 महीने का करंट अफेयर। तो क्या आप तैयार हैं इसके लिए? अगर तैयार रहेंगे तो मैं बनाऊंगा, नहीं तो अकेले मेहनत करने का क्या फायदा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास ये समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर आप जरूर से करिएगा। ठीक है, थैंक यू।